आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। और कोशिश होती है तमाम मकातिब फ़िक्र के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की शख्सियात को हम बुलाएँ और उनसे पूछें रमज़ान कैसा जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत कैसी जा रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेके पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी जा रही है और इंटरनेशनल दुनिया क्या सोच रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी तालीम कहाँ जा रही है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और उलमाए हक़ भी हमारे साथ हमेशा होते हैं। मैं तारफ़ करता चलूँ, पहले मेरे मेहमान हैं, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। ऑर्डर ऑफ द नेशन मेरिट रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट, आप तमगा इम्तियाज़ हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में आपको अच्छे नाम से पहचाना जाता है। आपने पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है, आपकी एक लेगेसी है पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का मोतबर नाम। फजल करीम दादा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और मारूफ बिजनेसमैन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है पूरी दुनिया की सियासत पर, मईशत पर। CEO सेविंग होम इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ बैरिस्टर अली ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध की बात आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बैरिस्टर अली ताहिर का नाम सर फहरिस्त है सिंध में। बहुत शुक्रिया सर बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सर एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साद बिन नज़ीर साहब, और आपका भी एजुकेशन बीइंग एजुकेशनिस्ट बड़ा काम है। एजुकेशन पर आपसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर साद बिन नज़ीर साहब, आपका भी कि आपने टाइम दिया। आगाज़ करेंगे फजल करीम दादा भाई, पाकिस्तान कैसा जा रहा है? वो जो एक सेंटेंस हम सुनते हैं, बड़े मुश्किल मराहिल से हम गुजर रहे हैं, वो जो मुश्किल मराहिल हैं क्या वो कम हुए या कि मज़ीद मुश्किलात में इजाफा है? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप पिछले आफ्टर कोविड देखें तो बड़ी आजमाइशों से गुजरी है और बहुत सारे मुश्किल वक्त भी आए जहाँ पे इंपोर्ट को भी हमने क्लब करना शुरू किया और हमारा डॉलर भी जो है वो बेकाबू होते हुए ऊपर जा रहा था, 325 तक चला गया था। और ये बातें हो रही थी कि अब मुल्क डिफ़ॉल्ट पे, मुल्क का दिवालिया निकलने वाला है। बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बड़ा रेजिलियंट जो है इकनॉमी है और बिजनेसमैन भी बड़े रेजिलियंट हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत प्रूडेंट पॉलिसीज़ रहीं और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खुसूसन बिलखुसूस सऊदी अरेबिया हुआ, UAE हुआ, चाइना हुआ, इन ममालिक ने हमें सपोर्ट भी किया हमारे डिफ़िकल्ट वक्त में, हमारे एक्सचेंज में अपना पैसा जो है वो रखवा कर। और आज ये वक्त है कि हमारी इन्फ्लेशन जो कि 38-39% पे चली गई थी, अभी IMF खुद कह रहा है कि अब वो 5% पे, हम 1.5 कह रहे हैं। इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, सनतें भी जो हैं उसमें भी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी का कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि अगर इसी तरह हालात रहे, डॉलर स्टेबल रहा, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इसी तरह हालात हमारे चलते रहे तो मज़ीद इकोनॉमी में बेहतरी होगी। और मैं एक बड़ा पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ और स्पेशली SIFC का किरदार पे इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि SIFC के क़याम के बाद से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है वो कमेंडेबल है जी। और आगे भी हम लोकल इन्वेस्टमेंट भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं। 6 कैनाल के इशूज़ पर सिंध सरापा एहतजाज था, फिर जदीद तर्ज़ एग्रीकल्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हेवी मशीनरी, अच्छे कैनाल्स की बात करते थे हुक्मरान कि हमने चाइना से सीखना है, हमने रशिया से सीखना है, हमने जदीद तरीके से फार्मिंग करनी है। अब जब चोलिस्तान की बात चल रही है, 6 कैनाल की बात चल रही है, तो फिर जरदारी साहब ने भी मुश्तरका इजलास में कहा कि जी हमने सबको एतमाद में लेना है, तो फिर कैसे आगे मामला चलेंगे? क्या वाकई ये दुरुस्त नहीं था प्रोजेक्ट? देखिए, बात ये दुरुस्त ना दुरुस्त पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ पाकिस्तान वो इज़ एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। हमारा 70% जो था वो एग्रेरियन था और हम फूड बास्केट थे इस इलाके की। तो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए, हमारे पास बड़ा फर्टाइल लैंड है। और जहाँ तक ये इश्यूज जो आपने बताए, ये तो डेमोक्रेसी का हुस्न है। अगर कोई सूबा महसूस करे ये बात तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेस करना चाहिए और ये मशावरत से ये हल होते हैं सारी बातें। तो आपके ख्याल में फिर उस चीज़ पे नोटिस लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है, इसको अवॉइड तो आप कर नहीं सकते। तो इस पर बिल्कुल जो है पेशरफ्त होगी और इस पर डिस्कशन भी होगी। इकबाल अडवाणी साहब से पूछ लेते
करते हैं। अडवाणी साहब, पहले ज़रा हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, फिर हम आते हैं ज़रा इंटरनेशनल मामलात भी। बुलान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया और अभी तक गालबन हम लाइव बैठे हैं, अभी तक वहाँ पे कशीदगी है। इन वाक़यात की रोकथाम, मासूम लोगों की जाने जाती हैं, कब जान छूटेगी हमारी? देखें, जान उसी सूरत में छूटेगी कि हम सबको ऑन बोर्ड लें। अब ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो इन सब लोगों को बनाया भी तो हम ही लोगों ने ना। सही। ये हमारी ज़मीन पे ट्रेन हुए हैं, हम ही ने सब इनको ट्रेन किया। और फिर आपको पता है कि जिस तरह आप ट्रेन करते हो तो जो आपके लिए आज काम कर रहे हैं कुछ पैसे लेकर या किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर एक वक्त आएगा आपका काम ख़त्म हुआ तो फिर आप उनसे काम लेना बंद कर देते हैं। तो फिर उनके पास तो वही काम होता है, उनको कुछ और तो कुछ आता नहीं है। तो फिर जो आपके एंटी होते हैं वो फिर उनको यूज़ कर लेते हैं। तो उनका तो फिर उनको तो आपने बनाया इसी तरह है कि हम आपको पैसा देंगे, आप ये काम करते रहें, कभी इसको मार के आ जाएं, कभी यहाँ जाएं, कभी इस मुल्क में जाके मार धार करें, कभी यहाँ करें। एक वक्त तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था इस तरह के लोगों को पूरी दुनिया में, इसी वजह से हमारा नाम खराब हुआ। अब वो तो बंद हुआ, तो अब वो फारिग हैं, तो उनको तो कोई दूसरा काम तो आता नहीं है। अब उनको जो भी पैसे देंगे, खासकर अगर इंडिया या कोई और मुल्क भी, तो उनको तो फिर यही काम होगा। जिसके लिए पहला तरीक़ेकार ये है कि जितने लोग हैं इनको सब ऑन बोर्ड लें, उनकी ग्रीवेंसेस दूर करें और बाद में ये चीज़ों से आप तौबा करें कि हम किसी के खिलाफ भी अपनी ज़मीन पे ऐसे लोग तैयार नहीं करेंगे जो दूसरे मुल्कों में जाके इस तरह के फसादात करें। तो हम अगर दूसरे मुल्कों में मामलात में इंटरफेरेंस करते रहेंगे, और किया है पाकिस्तान ने, हर मुल्क के मामलात में इंटरफेरेंस किया है, तो आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। हाँ, इस चीज़ से परहेज करेंगे, जब एक तो काफ़ी वक्त लगेगा, फिर जाके हम इन प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो ये सब हमने जो बोलते हैं, आप जो बोया वो काट रहे हैं, जो बबूल बोए वो आम कहाँ काटेगा। फजल करीम दादा भाई ने कहा कि अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारा ग्राफ ऊपर है, हम लो नहीं जा रहे, तो एग्री करते हैं? देखिए, हमारा ग्राफ ऊपर है जिसमें हमारी लीडरशिप या हमारी गवर्नमेंट की कोई खूबी नहीं है। अच्छा। पहले इसको आप मान लें। हमारी बेहतरी कब से आई है आप देख रहे हैं? हमारी बेहतरी आई है पिछले 1.5-2 साल से। सही। पिछले 2 साल से जो बेहतरी आ रही है वो ग्लोबली हालात चेंज हो गए। सही। ग्लोबली हालात चेंज हो गए। पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन है जिसके आसपास काफ़ी, यानी आज की सुपर पावर समझ लें और आने वाली सुपर पावर हमारी पड़ोसी हैं। चाइना एक सुपर पावर है जो बहुत बड़ी सुपर पावर बनती जा रही है, हमारा पड़ोसी। इंडिया फ्यूचर की एक सुपर पावर, आबादी के लिहाज से उसको शायद वीटो भी मिल जाएगा। सही। ईरान भी आगे जाके एक बहुत बड़ी पावर बनेगी, क्योंकि ईरान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता कितने वेपन वो बना रहे हैं, कितनी मादनियात हैं, और काफ़ी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। और काफ़ी यहाँ तक आप समझ लें कि जो रसिया के अंदर जो वॉर हो रही है यूक्रेन में, इस रसिया के अंदर ईरान ने अपनी फैक्ट्री बनाई है ड्रोन बनाने की। तो वेपन बनाने में भी ईरान इतना आ गया। ये भी हमारा पड़ोसी। अब रसिया भी हमसे करीब ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, भी पड़ोसी। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इस ग्लोबली हालात में ज़्यादा बढ़ गई। आप देखें, जो IMF पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देता था, बात करके मीटिंग करने नहीं आता था, वो मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात कर रहा है। पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ग्लोबली एक ऐसे हालात हो गए जिसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बन गई। वो इस वजह से बनी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और सबसे बड़ी बात, इस्लामी मुल्कों में इतनी ताकत पाकिस्तान। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपको रोका। अडवाणी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ ऑर्गेनाइजर एक्सपर्ट सोसाइटी अजीज अवान साहब ने। सर, खुश आमदीद कहेंगे शो में। अजीज अवान साहब जी, मेहरबानी साहिब भाई। अवान साहब, आपको तकलीफ दी ये बुलान में ये ट्रेन में दहशतगर्दी का एक वाकया, और अभी तक कशीदगी है, जो अभी खबरें आ रही हैं, कुछ आप बताएंगे कि अभी हमने सबको कला के मां कर दिया, दहशतगर्द भाग गए? देखें, ये पाकिस्तान के अंदर आपको पता हालिया दिनों दहशतगर्दी की ना लहर एक तेज हुई है, तो उसमें हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो बुरी ताकत के साथ अल्लाह के फजल करम से इन लोगों को कुचल रहे हैं, और ये दहशतगर्दी अनकरीब जो है वो खत्म हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई दहशतगर्द नजर नहीं आएगा। वाकया जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए, इसके नताइज हासिल करने के लिए हमारी फोर्सेस दिन रात लगी हुई हैं। एक अफसोसनाक वाकया ये है कि इन चीजों को वो लोग सपोर्ट करते हैं जो यहाँ रह के अपने आप को बड़े लिबरल कहते हैं, जो बड़े अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं। अब किधर है वो डॉक्टर साहबा
बलोचिस्तान वाली वो क्यों नहीं बोलती कि अभी क्या हुआ है वाकया, तो इस पे वो मजम्मत के 2 लफ्ज बोले। कौन डॉक्टर साहब? गालिबन आप महारंग बलोच की बात कर रहे हैं? करने के लिए तो महमूद अचगदई साहब को बड़ा कोई याद आ जाता है। इसमें भी महमूद अचगदई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ये आए रोज गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है, आए रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये डॉक्टर महारंग की तो आप बात नहीं कर रहे अवान साहब, उसकी मजम्मत नहीं की उन्होंने, उस पर बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो किधर हैं, वो उन्होंने कभी इस मामले में किसी चीज की मजम्मत की है? ये कितने दहशतगर्द थे, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। और इसमें ये भी इतलात आ रही हैं कि इस ट्रेन में हमारे फौजी जवान भी थे, पुलिस एहलकार भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, या ये अफवाह गलत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत अफवाह है। कोई हमारे फौजी जवान नहीं है और कोई उसमें नहीं है, और ना ही कोई हमारे पुलिस के जवान हैं। वो वहाँ पैसेंजर हैं जो सफर करते हैं, और उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये वाकया किया है वो वाक़ई जहन्नम होंगे, और हमारी फोर्सेज उनका मुकाबला करने के लिए लगी हुई हैं, और इंशाल्लाह हमारे लोग बाहिफाजत रहेंगे अल्लाह के ये कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम, उसने ये एक्सेप्ट किया है? जाहिर है ये उन्हीं के कारनामा है, वही ये कर रहे हैं, वही मुल्क में वो चाहते हैं कि इस तरह का फसाद वो हिंदुस्तान से पैसे लेके, मैं तो खुली बात करता हूँ कि पैसे लेके ये वाक़यात करते हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ठीक है, एक आखिर में एक मासूमाना सवाल आपकी, टाइम क्योंकि अहम है, रमजानुल मुबारक का महीना है अवान साहब, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक खबर मैंने देखी है, पता नहीं वो झूठ है सच है, क्या आप मेरी गालबन रहनुमाई कर दें। वो इतलात ये थी कि खान साहब को इफ्तार सही से नहीं मिल रहा। दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आ सकी। बानी पीटीआई को इफ्तार भी ठीक से नहीं मिलता जेल में, फॉर्मर वजीर आज़म। ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। जो है ना पाकिस्तान भर की तमाम जेलें, वहां पे जो आम कैदी हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी जेलों के मेन्यू इतने अच्छे हो जाते हैं ये इफ्तारी के कि उसमें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, खजूरें मिलती हैं, फ्रूट मिलता है, हर चीज जो है ना उनको मिलती है। तो वो अपना क्या कहते हैं, अगर एक आम बंदे के लिए चीजें मिलती हैं तो वो तो फिर वहां पे जहाँ बैठा हुआ है उसके लिए हर चीज बाहर से जा रही है। तो उनकी बहन आज मिल के आई है, उन्होंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की, वो तो बल्कि आज अपने वकाला के साथ लड़ी हैं कि आप लोग जो है ना यहाँ पे सिर्फ मिलने आते हैं और मुलाकात करने आते हैं। अंदर से हम आप आज मीडिया पे उसकी खबरें देख रहे थे, चल रही थी। तो ये प्रोपेगेंडा है, वहां पे एक डिसिप्लिन है जेलों में, और हर बंदा मुसलमान है, और आम कैदी, आम हवालाती, आम बंदा जो है जेल का, उसके लिए भी मेन्यू जो है वो तब्दील हो जाता है रमजान में कि उसको ठीक है। इस तरह के प्रोपेगेंडे जो है ना वो सिर्फ इसलिए करके कि लोगों को बाजन करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को आज समझ आ गई है इनकी ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज अवान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। अवान अपना इकबाल अडवाणी साहब, आप ही से हम कंटिन्यू करेंगे। गालबन इस तरह की अफवाहें भी होती हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होता है। क्या फॉर्मर वज़ीर आज़म का एक टैग है, एक मुल्क की भागदौड़ संभाली, एक जमहूरी हुकूमत चलाई, फिर आज वो जेल में है, तो वो सहूलतें तो उनको मिलती होंगी, आपका क्या? देखिए सहूलत तो उनको मिल रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल, मैं तो सीधी बात कहूँ कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, वो हर उस बात को इतना हाईलाइट कर देता है जिसका वजूद नहीं होता। अच्छा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया पीटीआई का जो चल रहा है बाहर से, क्योंकि वो इधर तो है नहीं, तो उनको जो आता है बोल देते हैं, लिख देते हैं, तो उनको कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता। अच्छा, कहीं वो लोग इतनी हाइप कर देते हैं, वो तो खान साहब के लिए मसला नहीं कर रही? मुझे तो लगता है आज खान साहब जो हाल में है वो अपने फॉरेन जो ओवरसीज सोशल मीडिया की वजह से ही है। कंट्रोवर्शियल है वो, क्या से क्या बोल देते हैं, क्योंकि उनको इधर रहना नहीं है। और जिन बिचारों को जो लीडरशिप पीटीआई की इधर रह रही है वो तो बोल नहीं पाते, वो उनको तो पता है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, सुन ले, एक चीज मान लें कि पाकिस्तान में जिस हालात से गुजर रही है, हम लोग गुजर रहे हैं, या सब हम देख रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। हर मुल्क में, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, हर मुल्क के अंदर उस मुल्क के कुछ कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, एक लिमिट से बाहर आप बात नहीं करते। हम लोग हर वक्त, आप मिसाल देते हैं, गल्फ की मिसाल देते हैं, मिडल ईस्ट की देखें, आप वहाँ कुछ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे मुल्कों की देते हैं, लेकिन जब हम हमारे ऊपर आती है तो हम किसी और मुल्क की एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपको अमेरिका को आप समझते हैं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है।
आप यकीन करें वहाँ भी फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से जो आवाज़ उठाता है उसको बंद कर दिया जाता है। सही बात कहाँ है, गई agree। डेमोक्रेसी? तो मकसद कहने का है हर मुल्क के कुछ अपने कायदे कानून है। हर मुल्क में हमारे देखें, हमारे यहाँ पड़ोस में इंडिया, अफगानिस्तान, जिससे हमारे जंग चलती रहती सही, है, सही। हर वक्त हम प्रॉब्लम्स में हैं इनके जरिए। तो अब सीधी बात है कि हम एक लिमिट से ज्यादा मीडिया में आके उनको कर खुश सकते। करने के लिए अपने मुल्क की मिलिट्री, अपने मुल्क की क्या एस्टेब्लिशमेंट बात या है। फौज को डैमेज करेंगे तो मकसद नहीं है। मैं ये आता हूं। एक जी, चीज जी। एक चीज और बता दूं, आप यकीन करें कि नहीं करें, अगर हमने अपनी फौज को अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को कमजोर कर दिया ना, तो आप यकीन करें पाकिस्तान का सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। ये अच्छा, अब ये जो उन्होंने लास्ट में अडवाणी साहब ने बात छोड़ी है, तो गालबन बैरिस्टर अली ताहिर साहब जो कि एक बैरिस्टर भी हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग के सरबराह हैं, या बहुत सारे वो करते हैं, और आपकी पीटीआई से भी आपका ताल्लुक है। तो सर मैं अब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो रमज़ान है, आपको रमज़ान मुबारक, और फर्स्ट टाइम आप हमारे रमज़ान शो में आए हैं। हमारे लिए और किसी भी मुल्क के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम अक्सर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तनकीद करते हैं, क्या हम सही करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा जरा करेक्शन आपकी करता अच्छा। हूं। मैं किसी लॉयर्स विंग का सरबराह नहीं हूँ। अच्छा। आई एम अ लॉयर और मैं खान साहब का वकील रहा हूँ, पीटीआई का वकील रहा हूँ, उनकी सही। तरफ से वकालत करता रहा हूँ, बट आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। तो उस हद तक मैंने कहा जरा थोड़ा कर दूं। बाकी मैंने ठीक आपके है, मैं एक एक आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं जरा साद बिन अजीज से बात करूं, एक टेक्निकल इशू भी आ रहा है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। चले जी प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक कह रहे हैं, एक कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ सकते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और हमारी टेक्निकल टीम में ये सलाहियत है कि वो फ़ौरन से मामलात को बेहतर करके फिर हमें लाइव कर देते हैं, और फिर पूरी दुनिया में हम दिख रहे होते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, चूँकि इस वक्त आप लोग अपोजिशन में हैं और फिर तनकीद करें, लेकिन वो तामीरी तनकीद हो, ये अक्सर बड़े बड़े आप जैसे अकाबरीन, माहिर कानून और बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ये दर्स देते हुए नज़र आते हैं कि तनकीद तामीरी होनी चाहिए। तो आपकी सफ़ों में भी ऐसा ही होता है? देखिए, आपकी टीम तो सलाहियत याफ्ता होगी, आप खुद इतने सलाहियत याफ्ता है माशाल्लाह। देखिए, मैं बड़ा पेशेंटली आपके जो गेस्ट थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, मैंने उनकी बात सुनी। और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का तो खैर अब इट्स बीन टेकन ओवर बाय नून लीग नैरेटिव, जो असली बॉडी थी वो किस तरह से डिसॉल्व हुई वो हम सबको पता है। वी आर नॉट ब्लाइंड टू इट, और हमें पता है कि किस तरह से टेक ओवर किया जाता है और किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया गया। नेवरदलेस, विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू डैट, और मेरे ख्याल में रेलिवेंट बातें करनी चाहिए। किसकी जेल के बाहर किससे लड़ाई हो गई, मुमारी हो गई, ये इररेलेवेंट बातें हैं। और मेरे ख्याल में एक वो मैच्योरिटी उम्र के साथ आ जानी चाहिए आदमी के अंदर, कि वो जो गुफ्तगू वो करे जो मुल्क के ऊपर कोई इफेक्ट रखती हो। किसकी किससे लड़ाई हुई, ये यू नो विमेंस गॉसिप करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, जो आपने तनकीद की बात की, तनकीद करना वो तामीरी हो या अदरवाइज हो, ये किसी भी पाकिस्तानी का हक है। ये हक उसको आईने पाकिस्तान देता है। आईने पाकिस्तान जहाँ से शुरू होता है वो कहता है पूरी कायनात पे अल्लाह ताला की हुक्मरानी है, और पाकिस्तान उस हुक्मरानी के मुताबिक चलाया जाएगा जिसके अंदर लोग चूज करेंगे कि कौन उनके ऊपर रूल करेगा और कैसे करेगा। फरवरी 8, 2024 को एक इलेक्शन हुआ। एक पार्टी ने बगैर सिंबल के उस इलेक्शन को लड़ा, नेटवर्क बंद करके उस इलेक्शन को लड़ा, इलेक्टोरल रोल्स में हेर फेर के बावजूद लड़ा, अंडर 19 टीम के साथ लड़ा। जो लीडर्स थे सारे या जेल में थे या उनके कागजात रिजेक्ट हो गए। मैंने खुद 16 अपीलें फाइल की, 16 की 16 सिंध हाई कोर्ट से मंजूर हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के भी पेपर्स थे, हलीम आदिल शेख के भी पेपर्स थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया हमारे साथ रहा कि हमारा अगर कोई केस रिकंसोलिडेशन या रिकाउंटिंग का जाता था तो वो डिसमिस होता था कि ट्राइब्यूनल चले जाइए। अगर अदर साइड से जाता था तो रिकाउंटिंग भी हो जाती थी, फ्रेश बैलेट्स भी निकल आते थे और सीटें बांटी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइम पे इलेक्शन करवाएं, आपने नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी या रिजर्व सीट्स दे दें, आपने नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ऑर्डर किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। ठीक है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। ठीक और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर फिर जिस तरह से रिव्यू पिटीशन लाके 26वीं तरमीम कराई गई, यानी कि 2 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डिसाइड भी हो गई। सही। फिर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ आए तो कोर्ट का बायोमेट्रिक चलकर एयरपोर्ट गया और वहां पे उनके बायोमेट्रिक हुए, वो सीधे वहां से घर गए, वो अदालत के सामने अपेयर भी नहीं हुए। किसी वकील से पूछ लीजिए क्या अदालत के सामने अपेयर होना इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ बेल? क्या एक गरीब आदमी की, रक्षे वाले की बेल आप कैंसिल नहीं कर देते कि वो मेरे सामने अपेयर क्यों नहीं हुआ? तो खैर एनीवे चलें, वो भी हो गया। उसके बाद नैब कोर्ट्स में गई और उसने जाके कहा हमारे पास तो कोई केस ही नहीं है इनके खिलाफ, आप इनको क्विट कर दें। वही नैब बिजनेसमैन के बारे में सारे जितनी इंक्वायरीज थी सारी वापस ले ली। मैं नहीं कह रहा उसमें सब भाई हकीकत में होंगी, कुछ जाली भी होंगी। आपको इंक्वायरी तो करते ना, नजर आता कि भाई ये 50 हैं, 30 जाली हैं, 40 पे जाली हैं, भाई 45 जाली हैं, 5 के ऊपर हम और तहकीक करते हैं, वापस ले ली गई। जितने केसेस थे नून लीग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर वो वापस ले लिए गए। सारी अटेंशन फोकस कर दी गई 190 मिलियन पाउंड्स के पीछे, हालांकि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, बट दी मेन एलिगेशन है कि ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आया। ये सारा कुछ हो जाने के बाद, इद्दत केस में कन्विक्शन हो जाने के बाद, जो एक पर्सनल लेवल का केस था उसके अंदर कन्विक्शन आपने करवाने के बाद आपने लोगों को कहा आओ वोट दो, और फिर जो 8 फरवरी को रात को 12 बजे तक हुआ वो हम सबके सामने था। 9 फरवरी को आपने जाली फॉर्म 47 बनाए। अब काइंडली जरा ये ओथ पढ़िएगा जिन लोगों ने ये काम किया है, उनका ओथ ये कहता है कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो अगर आइन और कानून के अलावा कोई काम करे, ये जालसाजी है। इस जालसाजी के ऊपर आप एक सरकारी अफसर को नौकरी से उठा के बाहर करते हैं, 6 साल की सजा है जालसाजी के ऊपर। आपने ये जालसाजी की, किसी के 1,11,000 वोटों को 1100 वोट किया, जो बैंगन के ऊपर लड़ा था, कोई टेबल टेनिस के बैट के ऊपर लड़ा था, वो 85,000 वोटों से जीता, 2,500 वाले को फॉर्म 47 पर रिटर्न कैंडिडेट कर दिया। अब वो साहब वजीर बन गए हैं। फेडरल कैबिनेट के अंदर आपने बढ़ा के एक रख दिया है, एक फौज आपने रख दिया है। परवेज खटक को आप चोर कहते थे, आपने उसको वजीर बना दिया। मोहसिन नकवी की जो परफॉर्मेंस है आपको पता है, क्या आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं आप अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते? आपने उसे सेनेटर बनाया, आपने अगली हुकूमत में उसको वजीर दाखिला बनाया, फिर आपने उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया। उसने जो कजाफी स्टेडियम बनाया पानी निकल आया, फाइनल पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हुई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऑन दी अदर साइड आपकी सारी अटेंशन इसके ऊपर थी कि फॉर्म 47 बनाया जाए। इन द मीनवाइल बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है? ईरान के साथ आपकी स्कर्मिशेस हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज ईरान में क्यों नहीं हो रही? क्या बीएलए ईरान में मजीद ब्रिगेड जो है वो ईरान में एक्टिव नहीं है? आप कोई इंटरनेशनल जरीदा उठा के देख ले, एक्टिव है बट कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ये इस तरह के वाकयात इवन अफगानिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहे। इंडिया के बॉर्डर्स को वो क्यों नहीं इंट्रूज कर रहे? चाइना के बॉर्डर्स को क्यों नहीं कर रहे? चाइना पुल बैक कर गया। हम कहते हैं जी एसआईएफसी वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Who has given a military officer the power to exercise political power? This is politics, भाई। Leave it to the civilians। ये सारा कुछ होने के बाद आप कहते हैं आपकी तनकीद तामीरी नहीं है। प्लीज गिव मी अ ब्रेक, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। और उसके बाद मैं थोड़ा सा, मुझे सिर्फ 2 मिनट, ये तो बिजनेसमैन पर आपने बड़ा वजन डाल दिया। पीका एक्ट मैंने चैलेंज किया, मैं उसके अंदर वकील था। आपके कुछ कराची प्रेस क्लब के साथियों ने उसको चैलेंज किया, आपके दोस्त भी उसके अंदर शामिल हैं पिटिशनर्स में। आज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने टेकअप हुआ, मिस्टीरियसली डिस्चार्ज हो गया, मिस्टीरियसली डिस्चार्ज हो गया। ये आप इन अदालतों के साथ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करके आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया। पूरी दुनिया चीख रही है रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स खत्म हो रही है। भाई ऐसे फॉरेन, मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, और वो हमें नजर भी आ रही है। और फिर आप SIFC के सारे पोल मैं किसी दिन आपके सामने खोलूंगा, 2-3 एंटिटीज की तरफ से। मैं वकील भी हूं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस तरह के ऑर्डर्स पास कर रहे हैं जो उनकी पावर्स में ही नहीं आते। लेकिन मैं वो डंडा वो कह रहा हूं मारने वाला, थोड़ा सा डंडा उनका ऐसा है, डंडा उनका ऐसा है कि वो कहते हैं नहीं मानोगे तो पब्लिक सेक्टर का CEO को छोकोस नोटिस आ जाता है कि आपको नौकरी से फारिग कर देंगे। उसके बाद पीका एक्ट लाने के बाद आप कहें कि भाई तनकीद ना करो, भाई ये बात करनी पड़ेगी। कल फिर हम बैठ भी सके, ये बात करनी पड़ेगी, ये बात करनी पड़ेगी कि आपका काम बॉर्डर्स के ऊपर रहकर हमारा डिफेंस करना है। हमें आपसे प्यार है, हम आपके साथ गोली खाएंगे, आपके सीने पे गोली लगने से पहले हम गोली खाएंगे। बट प्लीज गो एंड डू योर वर्क। Stop commenting on politics. ठीक है, and stop making people come up and try to push your narrative. आ गया साथ में नजीर साहब, बड़ी गर्मा गर्मी। मैंने भी फिर बैरिस्टर अली ताहिर साहब कहते कि आपने
मेरा जमहूरी हक छीना है, मुझे इंटरप्ट करके, मुझे बोलने नहीं दिया। सर कोई शिकवा तो नहीं है ना? अब नहीं, मैंने thank you पूरा बोलने very दिया much सर आपके show में आपको। मैं अब ये मेरे लिए ये कितना फ्रूटफुल होगा, मैं बर्दाश्त इसको अब कर पाऊंगा नहीं। लाइव प्रोग्राम का आपने फायदा जरूर उठाया है, इस पे तो बात होगी। साथ में नजीर साहब SIFC फिर भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। बीइंग एजुकेशनिस्ट आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान को? बड़ी ख़तरनाक टाइम पे आपने मुझे बारी दी है सर। बहुत गर्म माहौल कर दिया हमारे दोस्त ने, लेकिन बहरहाल इनकी राय का एहतराम होना चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है। देखें, जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे माशरे का बहुत बुरा हाल है। और पब्लिक सेक्टर ले लें, प्राइवेट सेक्टर ले लें, एलीट स्कूल्स को 2 मिनट के लिए आप साइड में कर दें, विच आर नॉट मोर देन 10% फॉर द होल पॉपुलेशन। इसके अलावा जो आपके 90% एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक हों प्राइवेट हों बोथ, उनका बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। चाहे आप टीचर्स की बात करें, उनकी ट्रेनिंग्स की बात करें, उनकी नॉलेज की बात करें, चाहे आप स्कूल्स के फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप करिकुलम की हमारी बात करें, चाहे आप हमारी बुक्स के मेयार की बात करें, हमारा इस वक्त बहुत बुरा हाल है। सही। 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी ट्रिगरिंग लेवल के ऊपर इम्पोर्टेंस रखती हैं। नंबर 1, हम इंटेलेक्चुअल या एनालिटिकल माइंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हमारी यहाँ रट्टाफिकेशन उरूज पे है। सही। हम एनालिसिस की तरफ बच्चों का फोकस नहीं करवा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च। हमारे पास जो भी काम है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो कॉपी पेस्ट करके काम हो रहा है। रिसर्च बेस्ड काम आपको वंस अगेन जनरल एक्सेप्शंस को मद्देनजर रखते हुए काम होगा। 10%, 15%, 20%, 80% से 90% स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे, या पब्लिशिंग कम्युनिटी के अंदर आप देखेंगे, रिसर्च बेस्ड काम नहीं हो रहा, जेन्युइन ऑथरशिप नहीं है फ्रंट पे। तो फिर मामले खराब ही होंगे सर। अच्छा सर, एक चीज और ये भी होती है कि कि न्यू सेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, बट बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड क्योंकि आपका पब्लिशिंग से भी बड़ा वास्ता ताल्लुक है, तो बट ये होता है कि सेशंस स्टार्ट हो गए बट कॉपीज और जो बुक्स हैं उनकी प्रिंटिंग नहीं होती टाइम पर, तो क्या वजह है इसकी? और विदाउट बुक्स पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का ना होना है। अगर हमारी यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होंगी, मिसाल के तौर पे हमें पता हो साल के शुरू में एटलीस्ट 12 months प्रायर टू दी एकेडमिक सेशन कि भाई ये हमारा एकेडमिक सेशन है, तो पब्लिशिंग कम्युनिटी भी तैयार होगी, मार्केट्स भी रेडी होंगी, स्टूडेंट्स भी रेडी होंगे, हर चीज़ टाइम पे आ जाएगी। अगर ये फैसले हम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले करेंगे, तो देखें अब ये पहले वाली पॉपुलेशन नहीं है, अब करोड़ों के अंदर बात है। आप कैसे सप्लाई करेंगे? सही। फिर तो, एक दूसरे पे इल्जामात लगेंगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि सर कोई न्यू पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट हो जिसमें पब्लिशिंग का वर्क और ज्यादा रैपिडली हो सके? वो कहते हैं कि हमारे पास अभी इतना स्टॉक नहीं है, बहुत ज्यादा बातें सुनने में आती हैं। बातें, मैंने आपको बुनियादी वजह बता दी, बातें सुनने में सिर्फ इसलिए आती हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी पॉलिसी में। कंसिस्टेंसी होगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारी मैसेज क्या देंगे साथ में सब, क्योंकि एजुकेशन से आपका बड़ा किरदार है सोसाइटी में, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? क्यों मायूस हैं, क्यों कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, बाहर जा रहे हैं? देखिए, मायूस इसलिए हैं कि नौजवानों को यहाँ पे अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अच्छा। वो जितने पैसे खर्च कर देते हैं अपनी तालीम के ऊपर, वो जॉब जो उनको मिलती है तो उसका पे बैक शायद 10 साल होगा, जितने पैसे वो लगा चुके, तो इट्स नॉट वर्थ इट। वो सीधा सीधा कहते हैं कि यार बाहर निकलो, डॉलर्स में इसमें कमाओ, घर पे पैसे भेजो। तो आपके मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, कारोबार को की प्रमोशन होनी चाहिए। बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए सिंपल सा मेरा मैसेज ये है कि देखें, हमारे तो हम जिस दीन के मानने वाले हैं, रमज़ान में बैठे हुए हैं, ना उम्मीदी कुफ्र है। जबरदस्त, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी आपको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब चीज़ें चेंज हो जाएं, यू नेवर नो। अपनी सी कोशिश करें, अपने से एफर्ट्स करें, और जब तालीम हासिल करें तो रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के साथ हासिल करें विद गुड कॉन्सेप्ट्स, ताकि वो डिग्री आपको प्रमोट ना करे बल्कि आपका माइंडसेट आपको प्रमोट करे। बहुत खूबसूरत बात की साहब नजीर साहब ने, और 2 बड़े बिजनेसमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर इकबाल अडवाणी साहब की तो ओवरऑल
पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में नज़र होती है। ब्रेक पे जाने से पहले चूँकि कुछ दोस्त हमारे ब्रेक पे चले जाएंगे, उनका टाइम हमने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मुश्किलात से लिया है। इकबाल बनी साहब, SIF को भी बैरिस्टर साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया और बड़ी देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जैसे अभी बात हुई, काफ़ी लंबी बात हो गई, तो PTI के हवाले से जो बात की कि 2023 में इलेक्शन हुए थे कि 24 में इलेक्शन हुए थे, तो 24 में इनको हराया गया है। चलो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके साथ नाइंसाफी हुई और रिजल्ट को चेंज किया गया, सही, ये तो एक पक्की बात है, चले मान ली। लेकिन यही काम 2018 में इनके लिए किया गया था, उसकी क्यों बात नहीं की जाती? सही। इनको भी इसी तरह जिताया गया था, इसी तरह लाया गया था जो आज की गवर्नमेंट आई है। तो यानी ये भी अगर जीते हैं, वो भी जीते थे जो 2018 में उन्हीं के सपोर्ट पे जीते थे, जिनके सपोर्ट पे आज ये गवर्नमेंट जीती है। तो जो आपने किया है वही, आप जो बोया आपने वही काटा है। तो कोई ऐसा PTI का बंदा आप मुझे बताएं जो ये तस्लीम करता हो? तस्लीम, हाँ, तब हमारे साथ भी कुछ देखे तस्लीम, देखे बात फेवर थी। सुनिए, मैं किसी को तस्लीम करवाने के लिए नहीं आया ना, मेरा ये मैंडेट है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, फैसला तो ऑडियंस करेगी। मैं तो कुछ एविडेंस यानी कुछ ऐसी हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आप खुद फैसला कर लेंगे। एक सवाल आपने कहा कि इनका काम बॉर्डर संभालना है, नो डाउट, लेकिन बॉर्डर संभालने की बात आज क्यों की जा रही है, उस वक्त क्यों नहीं की जाती? मैं तो खान साहब के खुद के रिकॉर्ड स्पीच बताता हूँ आपकी कि मुझे गर्मा गर्मी हो जाएगी। नहीं, अच्छा, मैं तो मुझे लड़ना थोड़ी है भाई, मैं तो एक एविडेंस बात करूंगा ना। आप खान साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि मैं जब बजट पास करवाना था होता था तो मैं एजेंसियों को कहता था, तो आप इस्तेमाल करते थे एजेंसियों को। उस वक्त आपको याद नहीं है, इनका काम बॉर्डर पे है। आपने एक जगह पर खान साहब ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क का बाप होता है, आपने सुना है? हाँ, बिल्कुल ऐसे। तब ये बॉर्डर कहाँ थी? आप लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी को डायरेक्ट लेकर आ गए, माना डायरेक्ट। इनकी कोई सियासी पार्टी भी नहीं है, मान लिया। इनको कौन लाया ये भी मान लिया, उस्मान बुज़दार जो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनकी हिस्ट्री भी मैं बताता चलूं। सही। 3 महीने पहले इलेक्शन से वो मुस्लिम लीग के अंदर थे, 3 महीने पहले उन्होंने PTI ज्वाइन की, 3 महीने पहले, और आधे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर वो बन गए। तो ये वो भी मोहसिन नकवी थे ना उस वक्त के, उस डायरेक्ट आए। तो मकसद कहने का ये है कि आज की जो गवर्नमेंट है, पिछली जो गवर्नमेंट थी, इन सब को चलाने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। आप मान ले, जब तक ये छोड़ नहीं देखे, जब तक सियासतदान एक दूसरे को गाली देना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करना नहीं शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो भी पार्टी रोलिंग पार्टी होती है वो भी उसी तरफ देख रही होती है, और जो ओपोजिशन में होती है वो भी उसी तरफ देख रही होती है। ये जब देखना कम नहीं करना, आपने खुद सुना होगा खान साहब के इंटरव्यू कि मुझे सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। आप खुद तो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनका काम ही नहीं है, क्योंकि आज वो आपका काम नहीं कर रहे, आप जो कह रहे हो वो नहीं किया जा रहा, इसलिए आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे रहें। तो मकसद कहने का है, सबसे पहले खुद को, हर सियासतदान को, हर सियासी पार्टी को खुद को चेंज करना पड़ेगा और उनकी तरफ देखना छोड़ना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। टाइम बहुत कम है। फजल दादा भाई साहब, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को कि किस तरह मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें? और एक जुमला में आपका एक और चाहूँगा, क्योंकि SIF को बड़ा कहा गया कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेहतर होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जी बिल्कुल नहीं है। मैं इस पे थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय लर्नड फ्रेंड। SIFC जो है उसका कयाम आया है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, उसके अंदर चेंज करके, उसकी एक शिक में चेंज करके पार्लियामेंट की मंजूरी से हुआ है। SIFC is certainly never and was never and is not an unconstitutional body। जहाँ तक ये बात है कि आर्मी के उस पे ये हो रहा है, तो इस वक्त SIFC को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उसका दफ्तर है, और SIFC के अफेयर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है, उन्हीं के सेक्रेटेरिएट में SIFC का भी ऑफिस है और वो चल रहे हैं। तो सर्टनली इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? नौजवानों को ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी मुसीबत आई, ये इस मुल्क की
जो अजीम कौम है, इसने हर दफ़ा उन सारे चैलेंजेस को ना के फेस किया, बट दे हैव ऑलवेज रिजन, वी हैव ऑलवेज रिजन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। और अभी भी हम पे जितनी मुश्किलात आते हैं हम और से और मजबूत होते हैं एंड वी राइज। तो मायूसी नहीं करनी है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए अब आपका अज़म होना चाहिए। तो पाकिस्तान में वो सारी कैपेबिलिटी है कि ये एशियन टाइगर जो हमारे कायद ने इन्वेस्ट किया था वो बनने के लिए। तो सर अभी एक ये चीज़ भी देखने में आती है यहाँ पे, क्योंकि यूथ की बात चल रही है तो मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि ये कि हमारे मुल्क में टाइकून्स भी हैं, सारे बिजनेस पर्संस हैं और यूथ भी है। 60% ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द यूथ। सो एक ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये यूथ की कैसे खत्म होगी? एक ब्रिजिंग द गैप्स वाला किरदार कौन अदा करेगा कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क में अगर नहीं होती तो ये मुल्क इतनी प्रॉब्लम से निकल के नहीं आ गया। सही। जब ये मुल्क बना था तो इसके पास एक पिन तक नहीं था, कांटे की कीकर से आप नोटिस बोर्ड पे लगाते थे, से आज हम एटमी पावर बने। क्या बात है। आज हमारी मैशियत जो है वो जब फॉर्म हुआ था तो उस वक्त दूसरे मुल्क हमारे मॉडल को लेकर फॉलो करते थे। हम पे पाबंदी लगी एटमी धमाके के बाद हम फिर खड़े हुए। हम पे जब जब पाबंदी लगी, हम पे जब जब आजमाइशें आई, वी हैव रिजन एज अ मोर स्ट्रॉन्गर नेशन। तो मायूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारे इस्लाम में भी कुफर है। और नाउमीदी ना रखें, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अपना बस हर आदमी अपना रोल करता जाए। जबरदस्त। तो ये जबरदस्त। मैं चूंकि इस सेगमेंट के बाद कुछ और दोस्तों को भी हमने स्पेस देना है, 1 मिनट है सर बैरिस्टर साहब, चूंकि मैं चाहूंगा इसका जवाब आप देते जाएं। जो आपने कुछ बातें की, देखिए साजिद साहब 2018 में मेरी जो पोजीशन थी, 19 में थी, 20 में थी, वो सब जानते हैं। आई एम वेरी पब्लिक, मैं अखबार में लिखता भी हूँ, आपको पता है, और इवन अदरवाइज भी टॉक शोज में भी मेरी पोजीशन वेरी क्लियर है, तो मैं उसको रिट्रेट नहीं करना चाहता। और मेरा जो क्लोजनेस हुई पीटीआई से, खान साहब से, वो 9 मई 2023 के बाद ने जो कहा कि आप जब तक खुद लड़ते रहेंगे तो फिर देखते तो उधर ही हैं आप सब लोग। देखिए नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, आपस में बैठ जाएं, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बट आप इसके अंदर वो जो एक डोमिनेंट और सबसर्विएंट की रिलेशनशिप है उसको अगर आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे, ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे, तो वो पिजन भी जो है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कबूल नहीं करते अगर कोई हमसे मिस्टेक हो जाए, अगर कोई हमारा लीडर कोई गलती कर दे, लेकिन हम भाई मिस्टेक तो हो रही है ना, आप देखिए ना, मिस्टेक तो हो रही है हमसे, 1947 से हमसे मिस्टेक हो रही है। बट इन सो फार एज द यूथ इज कंसर्न, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात उस पर ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए मैं पैदा भी इस मुल्क में हुआ था, मैंने घर भी यहाँ पे बनाया है, मैं अपनी कब्र भी यहाँ पे बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे यूथ पाकिस्तान के अंदर हैं, अपॉर्चुनिटीज की बिल्कुल कमी है, लेकिन इस मुल्क के अंदर हम डेमोक्रेसी भी लेके आएंगे, हम सिविलियन रूल भी लेके आएंगे, हम रूल ऑफ लॉ भी लेके आएंगे, आजाद अदलिया भी लेके आएंगे। मिस्टेक हुई थी जब वो बजट बनाते थे, जब कोई बड़ा उन पर वजन होता था तो वो सबसे पूछते थे, और उनमें से एक फरीक एस्टैब्लिशमेंट भी होती थी। और नहीं पूछना चाहिए उनसे, अगर पूछा है तो गलत किया है, उनका काम ही नहीं है ना। देखिए अगर मेरी ट्रेनिंग मिस्टेक करता तो मैं बोलूं सर, अगर मेरी ट्रेनिंग दीवारें टापने की है तो मैं इकोनॉमी पे और लॉ पे बात करूं, मिलिट्री ट्रायल्स पे प्रिजाइड करूं, ये मेरा काम नहीं बनता। मेरी ट्रेनिंग चूंकि लॉ की है, मुझे किचन में भेज देंगे तो मैं आपको जहरीला खाना ही बना के दूंगा। तो जिसका जो काम है वो अपना काम कर ले, ये मुल्क किसी पटरी की तरफ निकल जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2012 की, उसके अंदर वो बड़ा खूबसूरत है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिखा था पैराग्राफ, वो मुझे हमेशा याद रहता है कि हम सबके सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत अलग अलग रोल होंगे, लेकिन एम हम सबका एक ही है, और वो दैट इज अ ग्रेट पाकिस्तान। तो अब अगर आपकी यूथ आपको कह रही है कि एवन फील्ड बनाने वालों से और सरे महल बनाने वालों से हम जान छुड़वाना चाहते हैं और उनको 17 सीटों से ज्यादा नहीं दी, तो लोगों की बात मान ले, वरना इदारे की जो पीआर है वो हम सबके सामने है और ये हम सबके लिए डेंजरस है। वो मेरी फौज है भाई, मैं आई विल टेक अ बुलेट फॉर इट, बट इट विल हैव टू सी कि वो अपनी पीआर के खिलाफ किस तरह से जारी है व्हेन इट टेक्स अ पॉलिटिकल साइड। चलें, क्योंकि अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद कुछ उलमा को भी टाइम देंगे। और जी नेल्सन पेंट कहता है, सपोर्ट होती है हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज की, उनके गिफ्ट हैम्पर आते हैं, कम मिकदार और ज़्यादा एरिया कवर करता है, और मज़ीद कहता है कि नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का। तो ये गिफ्ट हैम्पर हम लोगों को, फिर हमारे पास सैलीटेक्स भी है, स्टिचिंग कॉटन भी है। स्टिचिंग कॉटन और सैलीटेक्स में ये सर फजल दादा भाई साहब, ये सैलीटेक्स का गिफ्ट ये आपके साथ जाएगा, और ये स्टिचिंग कॉटन भी हमारे साथ है। ये ईद से पहले सर ईद ही दे रहा है, और इनके भी आउटलेट पूरे ही मुल्क में सर, ये साथ में सब ये आपके साथ गिफ्ट जाएगा। और ये नेल्सन पेंट जाएगा हमारे बैरिस्टर अली ताहिर साहब के। We are also thankful to Sir Saad bin Aziz for sending us the great gift hampers of Urdu Academy Sindh. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका। उर्दू अकेडमी के भी ये गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ पड़े हैं और ये आपने भेजे हैं। और एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा है रमज़ान जारी है। 3 सेगमेंट होते हैं। सेकंड सेगमेंट में हम आ चुके हैं और सेकंड सेगमेंट में हमें उलमा हजरात ने ज्वाइन किया है। अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है। हर साल हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते हैं आप, और अहादीस की रोशनी में धीमे अंदाज से गुफ्तगू तो मौलाना शौकत हुसैन साली साहब को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। उनके साथ तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है मौलाना रफ़ाकत अली नजफ़ी साहब, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। रफ़ाकत, आपने टाइम दिया। उनके साथ अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप नात रसूल मकबूल सुनाएंगे और हम सुनाएंगे सर 2 मिनट हमद है। बिस्मिल्लाह। हर सू तेरी ज़ेबाई, हर सू तेरी हर सू तेरी ज़ेबाई, हर सू तेरी मज़हर तेरे जलवे की, हर चीज़ नजर आई, मज़हर तेरे जलवे हर चीज़ नजर आई, हर शय से आया हर शय हाँ तू है, हर शय से आया तू है, हर शय कसरत है ज़वाहिर में, बातिन में है यकताई, कसरत है ज़वाहिर में, बातिन में है यकताई, मज़हर तेरे जलवे की, हर चीज़ नजर आई। रफ़ाकत अली नजफ़ी हमारे साथ मौजूद है। सैलवी साहब मौजूद। सैलवी साहब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं मज़ारात की। और वो मज़ारात जो हैं उनको कहते हैं जी अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं, चाहे वो कलंदर शहबाज का मज़ार हो, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार हो, या अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार हो। इस तरह के जो मज़ारात है, दाता दरबार है, तो ये मज़ारात पे जाना ये बिदअत है, नहीं जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, आपने जो सवाल किया है मज़ारात औलिया के हवाले से, बिल्कुल मज़ारात औलिया पर जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मज़ारात औलिया अल्लाह के अनवारो तजल्लियात का मरकज़ हैं। सही। अल्लाह के वलियों की जो शान है, अल्लाह के वलियों का जो मकाम है, अल्लाह के वलियों का जो मर्तबा है, वो ना मैंने दिया ना आपने दिया। और जो मज़ारात पर जाने को बिदअत या शिरक तसव्वुर करते हैं या कहते हैं, ना उन्होंने दिया। सही। उन औलिया किराम को मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। सही। ये वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। आप कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद उठाएं, 20 मकामात पर ऐसी आयात बय्यनात मौजूद हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन औलिया किराम के मकाम और इनके मर्तबे का ज़िक्र खैर फरमाया। सही। चुनाचे मैंने जो आया करीमा तिलावत की, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए, सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, अनकरीब उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर डाल देगा। सुभान अल्लाह। आज जो मज़ारात औलिया पर साजिद हुसैन साहब मैं जाता हूँ या आप जाते हैं या कोई और जाता है, इसमें ना मेरा कमाल है ना आपका कमाल है, ना ज़ायरीन में से जाने वालों का कमाल है। एक चीज़ मैंने देखी है, मैं उसका आई विटनेस हूँ। वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं लोग, तो नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जाती है। जी, मैं वो सब बताता हूँ आपको। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल होने दें आप। सही। तो वो जो हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला ने उन लोगों का इंतखाब किया है। सही। ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से हम वहाँ जा रहे हैं। देखें, उन लोगों की मोहब्बत, ये तो अल्लाह ने उनसे वादा किया है ना, ये तो कुरान की नस से एक बात साबित है कि वो लोग जो ईमान लाए, आमाल सालिहा किए, उनकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल देगा। सही। देखें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा मेरा दोस्त हो, आपका दोस्त हो, अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, और माँ बाप हैं या दीगर हमारे रिश्ते हैं दुनियावी एतबार से, शुरू में बड़ी मोहब्बत हम पर गालिब होती है। हम रोज़ की बुनियाद पर भी कब्र पे जा रहे होते हैं, हफ्ते में एक बार भी जा रहे होते हैं, महीने में या 6 महीने में वगैरह, या साल में एक बार। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम कब्र पर जाना छोड़ देते हैं। सही। सही। ठीक है। और लेकिन ये अल्लाह के वली ऐसे हैं, अल्लाह ने इनको मकाम अता फरमाया कि आप जिस वक्त भी वहाँ जाएंगे, आपको लोगों का हुजूम नज़र आएगा, वहाँ कलामुर रहमान की तिलावत नज़र आएगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएगी, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए लोग नज़र आएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए लोग नज़र आएंगे, शीरीनी तबर्रुक वहाँ बाँटते हुए लोग नज़र आएंगे। बाकी अगरचे कोई भी अल्लाह के वली का मज़ार है, वहाँ पर ऐसे ख़ुद साख्ता मामलात हो रहे हैं या वहाँ पर मुख्तलिफ़ नोयत की खराफात हो रही हैं, ऐसी खराफात और इस तरह के ख़ुद साख्ता मसाइल का दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। नमाज भी नहीं पढ़ सकते। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज, आप किसी भी अल्लाह के वली की मज़ार पर जाएं तो बाज़ाब्ता नमाज पढ़ने के लिए अलग एक जगह मुख्तस होती है। ये अल्लाह के वली का ये कब्र है, ये बराबर में नमाज हो रही है। जी, नहीं, मैं वही अर्ज़, वहाँ नहीं होती। अच्छा, मस्जिद होती है, अलग से जगह बनी होती है वहाँ। हाँ, बाकी वहाँ अगर कोई जाकर के अल्लाह के वली, देखें तरीक़ाकार क्या है कि बावुज़ू होकर आप अल्लाह के वली की मज़ार पर जाएं और वहाँ जा कर के आप कुरान पाक की तिलावत करें, वहाँ जाके फूलों का तोहफा पेश करें और वहाँ अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें। ये नहीं है कि हम डायरेक्टली उस वली से जा कर के मांगेंगे कि कलंदर मुझे बेटा दे दे, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ मैं आता हूँ रफ़ा साहब। मज़ारात पर मैंने बहुत देखा है, नमाज पढ़ी जाती है वहाँ, तो वो नमाज अल्लाह की पढ़ी जाती है या अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, वो जो वली है ये उसके हक में पढ़ी जाती है या ये किसको सजदा हो रहा होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सबसे पहले तो आगा सियालवी साहब ने ये बात वाज़ेह कर दी, लेकिन फिर मैं थोड़ा इस मौक़िफ़ के बारे में थोड़ा बात को वाज़ेह कर दूं। और ये भी मुझे वाज़ेह कर दें कि मैंने एक चीज़ और देखी कि मुशाहबतन हमने रोज़ा बीबी ज़ैनब बनाया हुआ है या रोज़ा हमने बीबी सकीना बनाया हुआ है, उनकी उस वैसा ही जैसा वहाँ है वो हमने यहाँ बनाया हुआ है। ताज़िए जो बनाते हैं। जी जी। तो ये क्या है? ये दीन इस्लाम में है? बिल्कुल ये तमसील है, तमसील का तो कोई इशू नहीं होता। तो घर में भी हम बना सकते हैं? जी जी, कोई इशू नहीं। अच्छा। जी जी, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी मैंने सुना है ये, तो ये बिद्दत में नहीं आ जाता है? नहीं, बिद्दत में नहीं आता। चले कैसे ये फिर बताएं बिद्दत जरा। में चीज कब जाती है? चले बताएं वो इस जी, जी। लोगों को कि ये जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला। ठीक है, किसी वली के मज़ार पे जाएं आप, किसी फ़कीह की मज़ार पे जाएं आप, उसका हरगिज़ ये मतलब न समझें कि सब कुछ इसके हाथ में है। अब नहीं, ये तो वो देगा तो मुझे। मज़ार है ही नहीं। ठीक है, हमने डमी बनाई हुई है। जी, वो तो है ही नहीं मज़ार। जी सुने। अच्छा, वहां पे जाकर ये दुआ करना कि ऐ खुदा, तुझे तेरी कुदरत और अजमत का वास्ता, सही, इस वली की विलायत का वास्ता, ठीक है, जिसको तूने इतनी इज्जत दी, इसके सदके, अपने सदके, रफ़ा साहब, ये तो समझ में आ गया। ये तो सैलवी साहब ने बोल दिया। मेरा एक और एक्स्ट्रा सवाल आपसे था। जी जी, क्योंकि आपने खुद का आगा सैलवी साहब ने तो एक जवाब दे दिया। जी जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि वो जो हमने एक मज़ार वहाँ है, जी एक जी, हमने यहाँ मज़ार बनाया, हाँ, जो यहाँ बनाई है वो तो जी जी, मैं पता नहीं गलत नहीं कह रहा, मुझे अगर मुझे वो एजुकेट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। ये तो झूठी है, ये तो वो है ही नहीं, मज़ार ही नहीं। हम इस हवाले से थोड़ी बनाते हैं कि बिल्कुल वही मज़ार इधर है। तो फिर इससे हम क्या मानेंगे? ये तमसील है। तमसील का मतलब अच्छा, क्या होता है कि मेरी पहुंच ये तो तमसील है, ये दीन इस्लाम में है। जी जी, कैसे है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलैया या अब्दी फज अलुका मसली, बताएं। तमसील यहाँ से, ऐ बंदे तू मेरे पास आजा, मैं तुझे अपना मसल बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, मसल और मिसल में फ़र्क है, क्योंकि अल्लाह लैसा का मिसल ही शैउन व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई नहीं। ठीक है, और खुदा क्या मौलाए कायनात में ले लेता हूं, हजरत अली की कोई मिसल नहीं है। मैं अगर इधर कराची में हजरत अली का एक बड़ा रोजा बना देता हूं और फिर मैं कहूं इधर भी आके दुआ मांगो, नहीं, वो जात का नहीं है ना। मजार बनाना अलग बात है, मजार की तमसील अलग है। वो मैं मजार की तमसील की बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या यहाँ पे इस तरह की तमसील नहीं बनी हुई? बहुत सारे बनी हुई है। तो फिर वो जायज है दीन में? जी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। तो क्या फायदा है उसका? जी, अगर वो बनी है। उसका फायदा रूहानी एतबार से होता है, उसका फायदा अंदरूनी मानवी एतबार से होता है। ये इस बात को जाहिर करता है कि ये वो जात नहीं है, वो ही मजार नहीं है। तो फिर हमने क्यों बनाया है? हाँ, वो है ही नहीं। तो ये पूछे तो थोड़ा ठहरे। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हम तमसील बनाते हैं, इसका मतलब उन लोगों के लिए जो शख्स वहां नहीं जा सकते, जो अशखास वहां नहीं जा सकते, वो फकत इसलिए कि इस तमसील को दिली सुकून के लिए 5 मिनट 10 मिनट। चूंकि प्रैक्टिकल सवाल है तो फिर मैं 1-2 मिनट है बल्कि फिर मैं आगे चला जाऊंगा। सैलवी साहब, ये है तमसील? नहीं, हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि देखें, आपने एक मिसाल है कि एक अल्लाह के वली दुनिया से चले गए और कलंदर पाक का जो मज़ार बना हुआ है, सेवन में जैसे बना, हम कराची में बना लें, वो रसूल खुदा का रोजा भी जैसे यहाँ बनाते हैं, मॉडल भी बनाते हैं, हाजी कैंप में बने हुए हैं। जैसे हजरत सैयद लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बना हुआ है। अब यहाँ पाकिस्तान के किसी भी सूबा में अल्लाह के किसी वली का इंतकाल होता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो हम जो है वो जो मॉडल बना हुआ है मज़ार का, वो नक्शा, उस नक्शे का वो मज़ार तो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ अल्लाह के वली जो है वो मदफन ही नहीं है, बिला वजह मज़ार बना देना और वहाँ जाके दुआएं भी करना, नहीं वहाँ दुआएं करना, वही अर्ज कर रहा हूँ ना, इसकी हमारे यहाँ कोई इजाज़त नहीं है। सही, जी हाँ, ठीक है, आ गया। अब यही तमसील वाली बात हो गई ना। नहीं तो वो कह रहे हैं इजाज़त हमारे यहाँ नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। मुझे पता हो कि हमने कब कहा कि वहाँ भी वली है, तो वहाँ पे आपके यहाँ नहीं, तमसील रोज़ा मौला अली अलग है, तमसील कब्र मौला अली अलग है, दो अलग बातें हैं। तो वो तमसील रोज़े मौला अली बनाते हैं, तमसील मौला कायनात है वो चूम सकते हैं जी, तो वो तो है ही जी, वो इन्नमल अमाल बिन्नियात, मतलब मैं ऐसे तस्वर कर लूं कि वो है, वो इन्नमल अमाल वो यहाँ नहीं है,
हाँ। आप ये तो तसव्वुर फिर मैं करें कि तसव्वुर कर लूं कि मैं उम्रा करके आ गया, हाँ, वही कहने तो वाली। हो गया मेरा उम्रा। हाँ। मैं तसव्वुर कर लूं मैं हज पे ये जा रहा हूं। उम्रा बेजाती ही नहीं होता, उम्रे का सवाब मिलना अलग बात है। मोमिन की मेरे जियारत पास करना हैसियत नहीं है जाने की। जी जी, तो हम मैं घर आपको में बता काबा रहा बना लें हूँ, और मोमिन उस पे की जाके- जियारत करना अलग होता है चले। और काबतुल्लाह की जियारत करना अलग होता है। अच्छा। कि कल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन की दिल खुदा का घर है। ये जो आप मोमिन की जियारत करते हैं तो आपको हज बैतुल्लाह की जियारत का सवाब मिलता है, न कि आप हज बैतुल्लाह करते हैं। ये फर्क है इन बातों में। तो इस हवाले से ये तमसील जो है इसमें भी ये होता है कि आप ऐसे समझे कि आप नहीं पहुंच सकते ना, आपने रोल मॉडल बना के एक हस्ती की तरफ निस्बत दे के आपने उसको उसकी ताजीम कर ली। माजी तो में इसका ऐसा मतलब- हुआ था, किसी सहाबी ने किया जी था। जी, बहुत किसने सारे किया था? बहुत कोई सारे एक आध बता वाक़यात। दे किसी सहाबी जैसे ने कि ऐसा जनाब किया हो। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हवाले से हुक्म दिया। एक बंदा आता है, या रसूल अल्लाह मैं अपने वालिदैन की कब्र पे नहीं जा सकता, मुझे पता नहीं है कहाँ है कब्र। सही। तो जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप अपने वालिदैन के कब्र की तमसील बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप अपने वालिदैन के कब्र की तमसील बनाएं, आप वहां पे जाकर ये तसव्वुर करें कि आपके वालिदैन यहाँ पे मदफन हैं, आप उनके लिए वहां पे फातिहा पढ़ लें। चले ठीक है, तो आगे ये आगे तमसील- आपका पॉइंट आगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि इंटरनेशनली ग्लोबली हालात पर बात करने के लिए इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद है। अडवाणी साहब, ग्लोबली चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए और फिर पाकिस्तान के एहसानात भी उन्होंने माने और फिर पाबंदियां भी, और फिर हमारे लिए भी कड़ा लहजा। इंटरनेशनली क्या होने जा रहा है? देखिए इंटरनेशनली सही बात अगर मैं बताता चलूँ ना आपको, तो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये एक रियलिटी। सही। क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, मेरी अपनी राय है, जो मैंने इनकी जितनी स्टडी की है, जितना बड़ा मुल्क है इनका और वो मुल्क की हर पॉलिसी के साथ, यानी उस मुल्क के प्रेसिडेंट के हर स्टेटमेंट के साथ दुनिया में उसका असर होता है। सही। वो समझता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा वो शख्स कि उसके स्टेटमेंट से दुनिया में कितनी हलचल मच जाती है। तो अगर ये प्रेसिडेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप 4 साल अमेरिका का रह जाएगा, अच्छा, तो मुझे नहीं लगता, अमेरिका तो क्या दुनिया पूरी प्रॉब्लम में आ जाएगी और अमेरिका भी मुझे लगता है सुपर पावर नहीं रहेगा। वजह बताता चलूं, मतलब एक रात को कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, 2 दिन बाद कुछ और दे रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो दे रहा है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ओके। जिसका पूरी दुनिया में तकरीबन पता नहीं कितने मुल्कों में मिलिट्री बेस हैं, फौजी बेस है जिन तो पहले उनकी अपनी बात में तजाद हो। तजाद। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा बंदा आ गया जो उस लीडरशिप के लेवल की क्वालिटी नहीं रखता। हमारे लिए तो खतरा नहीं है अडवाणी साहब। पूरी दुनिया देखिए, अच्छा। पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। हमारी तो सब जारी चलेगी या नहीं, हमारे लिए मसला हमारी पक्का यार रहेगा? देखिए, अच्छा, पाकिस्तान का मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था। अब इस हकीकत को भी आप तस्लीम कर लें, सही। ठीक है। और यही हो रहा है, स्टील अच्छा। उठाएं। दुनिया के अंदर जब अमन हो जाता है ना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान डिफॉल्ट टाइप की पोजीशन में आ जाता है, डाउन हो जाता है। ओके ओके। और दुनिया में जब जंगें शुरू हो जाती है ना, पाकिस्तान तरक्की करता है। ये वाहिद मुल्क है। अच्छा। अब उसकी वजूहात बताओ जी, कि जब दुनिया के अंदर ये बड़ा interesting ये बात है। ऐसी हकीकत अच्छा, है जो वो बयान कैसे? करने में भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कि दुनिया में जंग और हम तरक्की कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना। हाँ। देखें 1965 में आ जाएं, 60 से हाँ। जब से पाकिस्तान बना है, हाँ। वियतनाम अमेरिका की जंग हुई, पाकिस्तान तरक्की कर गया। अफगानिस्तान में अटैक किया रसिया ने, पाकिस्तान ऊपर आ गया। फिर पाकिस्तान दोबारा डाउन हो गया, फिर 9/11 हो गया, फिर अटैक हुआ, पाकिस्तान तरक्की कर गया। सही ये तो मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूँ, लेकिन अभी ये वजह क्या है, पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे कायम है जिसके इर्द गिर्द ऐसे मुल्क हैं, यानी सुपर पावर बनने वाली पावर जो हमेशा ऊपर ही आ रही हैं। सही, चाइना हो गया, ठीक, चाइना एक सुपर पावर है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कभी भी आप देखना टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे। इंडिया आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। ईरान अब तरक्की करता जा रहा है, बहुत आगे। रसिया भी हमारे करीब है। तो पाकिस्तान एक ब्रिज बन जाता है इन मुल्कों को लेकर चलने में, या सपोर्ट अमेरिका के लिए। अचानक ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, पॉसिबल था? कभी सोचा था? सब ये कहते थे ट्रम्प आएगा तो इमरान खान को छुड़वा देगा, बिल्कुल ऐसा ट्रम्प आएगा तो फोन करेगा। और अडवाणी साहब मुझे याद है कहते थे था कुछ भी नहीं होगा। ट्रम्प ने इमरान खान के बारे में बात की नहीं की, पाकिस्तान की तारीफ की, क्योंकि इनको जरूरत पड़ जाती है। पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर है,
इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है और कोई मुल्क नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंस इख्तियार करता जा रहा है। और जितने जंगी हालात होंगे जो मैंने कहा आपको, जितनी जंग होगी हम फायदे में रहेंगे। देखिए मैं आपको हम तरक्की करेंगे। नहीं, तरक्की कर गए ना। देखिए आपने 1.5-2 साल पहले आपने देखा होगा टीवी पे सुबह साथ एक ही बात आ रही थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, IMF से मुआहिदा हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान शर्तें पूरी नहीं कर रहा, मुआहिदा कैसे हो गया? ये भी कहा जा रहा है एयरपोर्ट भी बिक जाएंगे, हमारे बड़े-बड़े इदारे बिक जाएंगे। कल नहीं तो परसों डिफॉल्ट की आवाज आएगी, यही बात थी। गजा में जंग शुरू हो गई फलस्तीन की, इसराइल की। इसके बाद पाकिस्तान जंग शुरू हुई ना, पाकिस्तान के हालात अच्छे होते जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान आप कह दो शहबाज शरीफ, कोई इनका किरदार नहीं है। पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। अब देखें, जब से जंग शुरू हुई मुझे लगता है 1.5 साल हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाएं इस 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह आए हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले 5 साल में तो कोई नहीं आया था। ऐसे ही है। हर मुल्क का बड़ा सरबराह पाकिस्तान आया। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट अडवाणी साहब, मैं खुश आमदीद कहूँगा चेयरमैन अल्ताफ ताई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और फॉर्मर चेयरमैन आबाद मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी अल्ताफ ताई साहब को कि आपने हमें आखिरी सेगमेंट में भी टाइम देना ज़रूर है, और शुक्रगुजार हैं आपके कि आप पहुँचे, और आपके पहुँचने से मजीद हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद लग जाएंगे। मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आप लोग मायूसी की बात तो नहीं करते, हर्डल्स की बात करते हैं, नैब के चेयरमैन भी आते हैं, आपके लोगों से मिलते हैं, तो फिर वो मैंने बात की थी आपके फॉर्मर चेयरमैन से कि मैंने कहा वो मेंबरशिप अगर पता चल जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है, अच्छा बिल्डर नहीं है, इसकी गुडविल बेहतर नहीं है, तो उस पर कोई पेनल्टी होती है, मेंबरशिप कैंसिल होती है, कोई आप लोगों में सज़ा जज़ा का अमल होगा, SOPs होंगी, कुछ बताएंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 2 सवाल किए मेरे को कि जब हालात ख़राब होते हैं तो आप लोग बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बात करते हो। देखिए, हम एक बात समझते हैं कि हम इस मुल्क में जो काम कर रहे हैं ना, हम तामीर और तरक्की का काम कर रहे हैं। और दुनिया की कोई भी इकोनॉमी चलती है ना, वो हमेशा डेवलपमेंट से चलती है, कंस्ट्रक्शन से चलती है। चाहे आप कहीं भी चले जाए, यूरोप चले जाए, वहाँ चले जाए, हमारे पड़ोसी मुल्क दुबई देख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे चलती है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान 30 चीज़ आई होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एग्रीकल्चर कंट्री हम लोग हैं। इसके बाद हमें रिहाइश की ज़रूरत पड़ती है और हम बहुत शॉर्ट ऑफ मकान दें, तो हम डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक बात इसलिए करते हैं कि हमारे पास हमेशा डिमांड रहती है, चाहे कैसे भी हालात रहे ना। तो हमारे पास डिमांड रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में ही काम करना है। जैसे मेरे फॉर्मर चेयरमैन ने भी कहा, अगला चेयरमैन भी आएगा वो भी यही कहेगा, हम भी यही कहेंगे, और इंशाल्लाह ये कहते कहते काम करते करते हम इस मुल्क में काम करते रहेंगे। दूसरा सवाल आपने ये किया कि जैसे कोई हमें पता लग जाता है कि हमारा चेयरमैन है या हमारा कोई मेंबर है, अगर उसकी इतनी गुडविल नहीं है तो डेफिनेटली हम एक्शंस भी लेते हैं। अगले प्रोजेक्ट्स पर जैसे हमें गारंटी देनी पड़ती है, अगर हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो आबाद एक गारंटी इशू करता है, SBC एक गारंटी देती है। हाँ, इट्स मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की गारंटी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है इतनी बड़ी गारंटी होती है जो कि आबाद लेती है। फिर आबाद उसी गारंटीज वगैरह नहीं लेती है, उनको डायरेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद इनकी कोई मेंबरशिप नहीं करते, अगर डिफॉल्ट होता है तो इनकी मेंबरशिप नहीं करते, इनको पेनल्टीज करती है। इनको प्रॉब्लम्स होता है तो उसको हमारी बाकायदा एक कमेटी बैठी हुई है, वो उसको देखती है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, LOTs के प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बड़ा मजबूत इदारा है आबाद, ऐसे नहीं है कि अगर कल मैं भी अगर कोई चीज करूंगा तो डेफिनेटली मेरे खिलाफ भी या किसी के खिलाफ भी आबाद खड़ा रहता है हमेशा। अपने LOTs को अपने मेंबर अगर सही होते हैं, जैसे अगर मैं मेंबर सही हूँ और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पैटर्न इन चीफ से लेके सारे हमारे चेयरमैन सबके साथ खड़े हुए। आप लोगों ने इस कराची को दुबई तर्ज का बना दिया है, ये हम और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब आप लोगों की बदौलत है कि यहाँ पे भी आगे आने वाले 20 साल में इससे भी बुलंद हाई राइज बिल्डिंगें होंगी, अच्छी तामीर होगी, तामीराती शोबा तरक्की करेगा। हाई राइज एक्सपर्ट भी हैं आप, गालबन बहुत सारी तामीरात होती हैं और मार्केट में वो कहते हैं मुंह पे तारीफ करना कत्ल करने के मुतरादिफ होता है, लेकिन जो सही है उसको सही भी कहा जाता है। अगर कोई आदमी किसी का मार्केट में अच्छा नाम है तो आप बोलें हाँ भाई अच्छा नाम है, तो कैसा लगता है जब सोसाइटी में पता चलता है आपको कि यार मैंने कुछ नाम बनाया है, मैंने जो मेहनत की आज उसका फल कोई एडमिट करता है आपके एफर्ट्स को? देखिए साजिद भाई, आप जो करेंगे ना लोग उसको एडमिट करेंगे। देखिए हमारा जो काम है ना वो पब्लिक काम है, डेफिनेटली वी कैन गो कभी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं किया, कभी भी नहीं किया। लॉस हुआ तो भी हमने बेयर किया, कोशिश की कि हम इनोवेशन करें, कोशिश की कि हम जिद्दत लाएं, कोशिश की कि हम अच्छी चीज करें, कोशिश की कि हम क्वालिटी में बहुत ऊपर जाएं।
क्योंकि देखिए इनोवेशन होती है तो देखिए जब आप कोई चीज अच्छी बनाते हैं, कोई चीज अच्छी पहचान, तो आपकी थोड़ी पहचान होती सिंध है। का भी नाम है आपकी फेवरेट शख्सियत? सिंध का भी नाम है। कोई फेवरेट आदमी कि यार ये मिनिस्टर मुझे बहुत पसंद है? देखिए मैं आपको बताऊं, सारे ही अच्छे हैं, अच्छा, सारे ही काम चाहते हैं और सारे ही काम कर लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। कोई फेवरेट बिजनेसमैन? एक होता है ना ये आदमी तो मुझे यार ये बिजनेसमैन भी अच्छा है लेकिन आदमी भी बहुत अच्छा है। सारे ही अच्छे हैं यार। अच्छा। बिजनेसमैन हमारे मेमन, देखो मैं आपको मेजोरिटी बताऊं ना, मेजोरिटी मेमन की भी बात करता हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन हैं, पोलाइट बिजनेसमैन हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ देखिए बड़े हमारे मेमन में तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन एक तासुर है क्योंकि जब जब आते हैं आप लोग तो मैं तो खुल के सवाल ग्रुप को ले लो, आप आरिफ हबीब को ले लो, आप अकील भाई को ले लो, दे ऑल आर लीजेंड्स, ऐसी एक बात नहीं तासुर है। मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब कि अगर किसी चेयरमैन आबाद को या किसी तामीराती शोबे किसी बिल्डर को ये कहो कि मुझे उस बिल्डर से शिकायत है, वो मुझे पोजीशन नहीं दे रहा, और अगर आप कहेंगे तो वो मान जाएगा, लेकिन वो नहीं कहेगा, वो काम नहीं करेगा आपका, देखिए क्योंकि वो शोबा एक है, नहीं, ऐसा नहीं है, कम्युनिटी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपकी ऐसा बात को है ताई साहब कहते हैं कि तुम देखिए, गलत हो तो तुम गलत हो। डेफिनेटली देखिए हम खुल के गलत बोलते हैं अगर हमारा बिल्डर गलत होता है, और मैं आपको समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं ना, वो इसको एकोमोडेट भी करते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं। और एक बिल्डर जो मेजोरिटी, तो मैं समझता हूँ हमारे बड़े बिल्डर कोऑपरेटिव है, अगर कोई सी चीज़ होती है तो खुद ही निपटा भी लेते हैं। वरना जाहिर बात है अगर आपने एक सीट पे सर्व किया होता है तो फिर आप जब फ़ोन करते हो जाते हो तो उसका एक वेटेज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरह के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक ज़माने में था कि प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी जिस तरह के लोग काम करते हैं इनका एक ही मोटो है कि वी कैन डिलीवर, क्योंकि डिलीवरी करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे। अगर एक साहब टाइम पे नहीं देते पोजीशन, आपके पास शिकायत आती हैं, और आप जब चेयरमैन थे तो आती होंगी, बिल्कुल आती होंगी, डेफिनेटली आती होंगी कि वो सर हमारे आज तो हमें मिल जाना चाहिए था, मेरी आज फैमिली होती है इस घर में, लेकिन वो जो साहब हैं वो मुझे नहीं दे रहे और मुझे ज्यादा पैसे अब मांग रहे हैं, तो फिर आपने उस बिल्डर की सरजमिश की। जवाब देता हूँ। एक हमारे टाइम पे हुई थी, हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे बिल्डर्स ने कहा था कि हम लोग की बहुत प्राइस बढ़ गई है और आप पैसे बढ़ा दें, तो आबाद ने पैसे नहीं बढ़ाए थे। आबाद ने कहा यू हैव टू गिव डिलीवरी ऑन द प्रीवियस रेट्स ना। तो मेरे को बड़ी प्रेशर भी था और बोला आप करें, तो मैंने कहा देखिए मैं ना कमेटी बनाऊंगा, अगर कमेटी बनाऊंगा तो साइन तो हमने करनी है, तो वी आर वेरी स्टिक ऑन दिस। कोशिश ये है अगर कोई देखे कोई और चीज आ जाए, कोई एसबीसी से आ जाए तो उसके किसी की जमीन से कब्जा छुड़वाया ताई साहब ने? बहुत छुड़वाया सर, बहुत छुड़वाया, कॉपरेट करते हैं, बहुत छुड़वाया, बहुत लड़े हैं हम लोग। अभी भी हमारा चेयरमैन लड़ रहा है, इससे पहले का चेयरमैन आसिफ भाई थे। वो जो माफियाज का हम कराची में नाम सुनते हैं, कभी किसी ने धमकी दी? थ्रेट्स जो आते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बड़ा किरदार है। ताई साहब बड़ी सवाल हुए आपसे, मैं जरा अडवाणी साहब चूँकि एक CEO सेविंग होम, फिर सियासत पे भी बड़े तज्जिए देते हैं आप, फिर अब मेरी नॉलेज के मुताबिक आप भी तामीराती शोबे में आ चुके हैं। सर ये आपका आना कैसे हुआ अडवाणी साहब तामीराती शोबे में? आपको लगता है कोई गैप था, वो फुलफिल करने आए हैं? इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी थे, फिर उस मार्केट में स्पेस कैसे बनेगा? देखें, पाकिस्तान की मार्केट हो कि दुनिया की किसी भी मार्केट हो, स्पेस एक ही चीज़ से बनता है, बस, बाकी किसी चीज़ से स्पेस नहीं बनता। वो चीज़ आप किसी भी दुनिया की मार्केट में काम करेंगे आपकी स्पेस बनेगी, नहीं करेंगे आपकी स्पेस नहीं बनेगी, वो एक ही चीज़ है। सही। इसमें लंबी बातें करने का कोई मकसद नहीं। क्या है वो? बताएं जी। आप जो कमिटमेंट करें उसको पूरा कर दें, सही। आपकी स्पेस बन जाएगी किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में। और इस फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, जिसमें आपने कहा बहुत अच्छी मार्केट है रियल एस्टेट पाकिस्तान में, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा इनकम मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर इसी में है। इसमें अगर कोई नाकाम हो जाता है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरता। इस फील्ड में सिर्फ दो चीज़ें आप पकड़ लें, बड़ी बात नहीं करता, कुछ अरसे बाद आपको लगेगा पैसा ऊपर से आ रहा है, लोग आपको पैसा देकर चले जाएंगे। क्या दो चीज़ें? आपने कहा मैं 3 साल में आपको बना के दूंगा, आपने देना है। आपने कहा मैं ये मटेरियल यूज करूंगा, आपने वो मटेरियल यूज करना है। यही था और जितने टाइम का आपने कहा, आप सोचें कि मैं 2-3 महीने पहले उसको डिलीवर कर दूं। जो कर सकते हैं वही करें। बड़ी बात नहीं करता। ये टीवी पर बैठकर ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आपने ऐसा किया, आपने, या आप ऐसा करने जा रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ, अब आपने कहा ना किया। जैसे जो शख्स ये नहीं कर रहा ना, वो सबसे ज्यादा खुद का नुकसान कर रहा है। सही। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा, बजाय तो ये लग रहा है कि मैं लोगों को ताउन कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद अपना फायदा देख रहा हूँ। वजह बताऊं क्या है? मैंने अगर टाइम पे दे दिया,
और मैंने वही मटेरियल यूज़ किया जो मैंने कमिटमेंट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मेरे साथ, मुझे प्रॉफिट कम होगा, इससे ज़्यादा तो कोई प्रॉफिट नहीं आ सकती ना। सही है ना, प्रॉफिट कम होगा या मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जाएगी। नहीं तो थोड़ी देर अगर वो एक साल दबा देंगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं तो ज्यादा की हिरस भी तो है ना। हाँ, ये बता रहा हूँ ना, ज्यादा मिलेगा ना। हाँ। वो ज्यादा प्रॉफिट आपके नाम को डैमेज कर देगा। दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट आप कैसे पास करवाओ? नाम फिर मार्केटिंग कर लेंगे। नहीं, माँ कोई नहीं होती मार्केटिंग। ये आप बातें कर सकते हैं, बातें नहीं, देखिए, नहीं, बातें बहुत अच्छे हैं। जो भी बाहर मतलब वो लॉस बड़ा है वो। नहीं, वो cover नहीं हो मैं सकता। बता रहा हूँ किस तरह आपको मैं तफसील दे रहा हूँ ना। जो बायर होता है ना, वो आपके नाम पे पहले देखिए, आपका पहले दूसरे जो भी प्रोजेक्ट बने हैं वहाँ की इंक्वायरी के ऊपर आपसे डील करेगा। अगर आपने सही टाइम पे माल दिया, सही टाइम पे डिलीवर किया, आपकी रिपोर्टेशन अच्छी हो गई, आप यकीन करो, मैंने इस मार्केट की जो स्टडी की है, आप सही टाइम पे माल दे रहे हो, लोग आपसे फोन करके पूछेंगे नया प्रोजेक्ट कब लॉन्च कर रहे हो। आप कहोगे मैं 6 महीने बाद लॉन्च कर रहा हूँ, वो बोलेगा मेरा एडवांस रखो। अब इस मार्केट में, ऐसी मार्केट में अगर कोई बंदा, जो आपकी बात कर रहा हूँ, कोई बंदा अगर अपना नाम खराब कर रहा है तो वो किसका नुकसान कर रहा है? खुद का कर रहा है ना भाई। यही मैं समझा रहा हूँ, जो भी ये गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है, उसको समझाओ आप जाके कि भाई आप सबसे ज्यादा अपना नुकसान तो कर रहे हो। आप इतनी इतना बेबाक वे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं, तो आपको कभी थ्रेट्स नहीं आए? किस चीज का थ्रेट? मतलब कि आप पॉलिटिकल वे में, हर वे में आप थ्रेट खोल के बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर अभी आप पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं। नहीं चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। ट्रेड आपके तामीराती इसमें हाँ एक ही चीज है भाई। ये एक रियलिटी है, पैसा देना पड़ता है और कुछ नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, बस सही। ठीक है। हाँ, चला सको चला दे। ताई साहब, बहरिया टाउन चला गया, मलिक साहब दुबई चले गए, फिर दुबई की मार्केट सबने कहा कि अब वो अप हो गई है, तो उससे पाकिस्तानी जो तामीराती इंडस्ट्री है उसको नुकसान नहीं हुआ? मैं नहीं समझता हूँ पाकिस्तानी तामीराती इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तामीरात, अभी जो तामीरात हो रही हैं, ग्राउंड प्लस 50, ग्राउंड प्लस 40, जिस लेवल की तामीरात हो रही हैं, जिस लेवल की सी साइड पे तामीरात हो रही है, जिस लेवल की शहर में तामीरात हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल ज़रूर गया है वहाँ पे जिसके पास एक्सेस पैसा था, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। तामीरात का काम बहुत हो रहा है। आज भी अगर कंजप्शन 10 रुपए 10 अपार्टमेंट की है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर देम 1 अपार्टमेंट और 2 अपार्टमेंट। 20% भी हम नहीं कर सकते और इसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। और जो आपने कहा ना कि बायर, जैसे अडवाणी साहब ने कहा, देखे यहाँ पे लो कॉस्ट हाउसिंग से लेके हाई एंड 7,000 8,000 रुपए में भी स्क्वायर फीट माल बिकता है और 40,000 रुपए स्क्वायर फीट में ही माल बिकता है, बेस्ड ऑन द रेपुटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ द बिल्डर, कि ही इज अ कैपेबल टू डिलीवरी दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और नॉट। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। वही रेपुटेशन है, वही चीज है। देखिए, बायर नया हो, बायर पुराना हो, डेफिनेटली अगर आप किसी धंधे में पहली दफा आते हैं तो आपको स्ट्रगल करना है, फिर आप पहली डिलीवरी देते हैं, अपना नाम बनाते हैं, फिर आप नाम बनाते जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बायर है, अभी यहाँ भी करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स थे, अगर चाहे लो एंड पे भी चले जाओ, करोड़ रुपए से कम अपार्टमेंट अभी नहीं है। तो जाहिर बात है वो जब करोड़ रुपए लेगा तो डेफिनेटली ही मस्ट टेक द रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर, इसका क्या बैकग्राउंड है, डिलीवरी दे रहा है नहीं दे रहा। हमारे में भी ऐसी नहीं है जो डिलीवरियां बहुत लेट करते हैं, फिर कैंसिलेशन करते हैं। मटेरियल की एक चोरी और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहुत कम है, बहुत कम है। देखिए पहले था, मैं आपको कहता हूँ बहुत कम है। देखिए हाई राइज के अंदर आप नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर में तो मोर और लेस वही चीज लगती है। प्यूरिफाइड वे में काम होता है। इसके बाद आप देखिए फिनिशिंग आप कैसी करते हैं उसके ऊपर है। स्ट्रक्चर तो देखिए बेसिक है। अगर आप ग्राउंड प्लस 10 जाते हैं तो सबका स्ट्रक्चर में उतना ही आयरन कंजप्शन होगा, इतनी सीमेंट कंजप्शन होगी, इतनी सब चीजें होगी। इसके बाद जब आप फिनिश करते हैं तो फिनिश के ऊपर एंड प्रोडक्ट में लगता है कि क्या आप लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। वो भी बेस करता है कि एक चीज 8,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है, एक चीज 40,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है। 5 टाइम्स वेरिएशन है प्राइस के अंदर। 16,000 की बिक रही है, 20,000 की बिक रही है, 22,000 की बिक रही है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द प्लेस ऑफ द प्रोजेक्ट कि कितनी है। ये पूरा इतना बड़ा वेरिएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि आज भी बेहिसाब काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर द प्लॉट। अनफॉर्चुनेटली एक प्लॉट है 5 घाग है। जबरदस्त, ये तो बहुत आपने बड़ी अच्छी खबर। ये जो मायूसी फैलाते हैं, मतलब मायूसी ना हो
और बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। ताई साहब, हम नौजवानों एक को प्लॉट का बयाना भेजते हैं, मेरे जैसे फर्ज करें मैंने कोई 5000 गज के प्लॉट का बयाना भेजा, तो मेरे पीछे 4 लोगों का और चेक जाता है कि मैं ले लूं ये प्लॉट, मैं ले लूं ये इतना प्लॉट। तो competition है तेजी, market उतना में। कंपटीशन है मार्केट में इस वक्त। सेलर मार्केट है, सेलर अपनी प्राइस पे बेच रहा है। जबरदस्त। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को जो कि मायूस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मायूस है? किस, देखिए मायूसी किस बात की, मेरी एज हो गई 56 ईयर्स, ओके। मैं 15 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मायूसी किस बात की, जब डॉलर देखा था 16 रुपए था, आज 325 रुपए भी देख के आज 280-82 रुपए डॉलर है। किस बात की मायूसी? अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, अल्लाह का करोड़ों अरबों एहसान है। अप एंड डाउन आती रहती है इस मुल्क में, 10 दफा अप आई, 10 दफा डाउन आई, बट मैं समझता हूँ कि ये वो मुल्क है कि अगर एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी इतनी है कि लेबर शॉर्ट है। मतलब एक आपको बताऊं, अगर आदमी मेहनत करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बीवी बच्चों के लिए अपने लेवल के हिसाब से पैसे लेके जाएगा। ये वो मुल्क है कि इसमें अगर एक फकीर, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है पैसे लेने के लिए। स्टॉप पे खड़ा हुआ है तो शाम को वो भी 2-4 हजार रुपए लेके चला जाता है, तो यही वाले देते हैं ना। एक चैरिटी का इदारा है, एक चैरिटी का इदारा है बैतुस्सलाम। आप मुझे साल का 35 बिलियन कलेक्शन कर रहा है। सेरानी साल की 15 बिलियन कलेक्ट कर रहा है। ये जेडीसी, ये जितने इदारे बड़े बड़े, मैं किसका नाम लूं, एधी, इस साल के बिलियंस ऑफ रुपए। ये डॉक्टर बारी जो इंडस हॉस्पिटल है, फ्री काउंटर नहीं है वहां पे, मतलब इतनी चैरिटी है कि आपको बोलते देयर वाज नो कैश काउंटर, आप फोन करके कुछ नहीं कर सकते। ये एमएमआई हॉस्पिटल, तो ये सारे चैरिटी के इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनानी हो तो आप किसी को फोन करो तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-5 करोड़ रुपए घंटों में जमा हो जाते हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी हो, और मस्जिदें बन जाती हैं। अब सारी मस्जिदें यहाँ पे तामीर और तोसी हो रही है कि आप दुबई लेवल की मस्जिदें बन रही हैं। देखिए और हम मायूसी फैला रहे हैं, हमारे वाले क्यों मायूसी फैला रहे हैं? रियली अप्रिशिएट। एक वेंडर है, एक फ्रूट वेंडर है। मैं बहुत छोटी बात करता हूँ, वो बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये 1.5% क्रीम है, 2% क्रीम है, 3% क्रीम है। फ्रूट वेंडर आप चले जाए बहादुराबाद पे किसी जगह, वो भी शाम को 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए का फ्रूट बेच के 5-10 हजार रुपए कमा के जाता है, साल के 2-3 लाख रुपए कमाता है। ये वो मुल्क है। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। अब मैं जाते जाते मैसेज ले लूं। सैलवी साहब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम पे क्या मैसेज देंगे कि हमने मोहब्बत और ब्रदरहुड को आगे बढ़ाना है, भाईचारगी को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को तस्लीम करना है? देखें, बात यह है, मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे का अगर एहतराम ही कर लें तो बहुत ज़्यादा मसाइल इससे हल हो सकते हैं। सही। हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करते और बग़ैर सोचे समझे हम न किसी के अकीदे का एहतराम करते हैं, न नज़रिए का एहतराम करते हैं, उसका किन हस्तियों से क्या लगाव है ना वो एहतराम करते हैं। ये बहुत बड़ा, ये जो भूचाल है, ये जो दूरियां हैं, जो नफ़रतें फैल रही हैं, इसका यही बुनियादी जो है ना वो फुकदान है कि हमारे अंदर जो है अखलाक ख़त्म हो गया है। जब अखलाक पैदा होगा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही हम पढ़ लें कि सरकार का क्या हुक्म है, सही, तो जो हुक्म जहाँ है उस हुक्म को वहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं की चीज़ हम कहाँ चस्पा करें, कहीं की चीज़ कहाँ चस्पा करें, इससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जबरदस्त, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएट जी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अभी क्योंकि अभी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फर्म, क्योंकि टाइम नहीं है ना कि वो कब्रों का पता नहीं था तो उन्होंने कहा लकीरें, देखें वही वाली चीज़ है, वो पता नहीं था। अच्छा। एक ऑलरेडी कब्र मौजूद है, मकबरा मौजूद है, मज़ार मौजूद है, उसके होते हुए आप दूसरी जगह कैसे बना सकते हैं? दूसरी जगह कैसे बना सकते हैं? वो तमसील कोई, मुझे मेरे ख्याल में सैलवी साहब ने क्या मैसेज देंगे रफाकत साहब? और वो जो तमसील पे जो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, दीन इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है, लेकिन टाइम बहुत कम है। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअमलूना मा यशाउ मिन महारिब व तमासिल व जफ़ान कल जवाब व क़ुदूर रासियात, सूरह मुबारक सबा और आयत नंबर 13। और इसको लेते यानी हज़रत सुलेमान को खुदावंद मुताल ने भी मना नहीं किया। किस चीज़ से? कितने से? जिन्नात आते थे, वो बहुत सारी तमासील बनाते थे हज़रत सुलेमान की, हज़रत सुलेमान के होते हुए, ठीक है, वो तमासील बनाते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान ने नहीं रोका, न खुदावंद मुताल ने हज़रत सुलेमान को रोका कि तू क्या बनवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सूरह मुबारक, उसके बाद आते हैं जनाबे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनका ये फरमाना कि जो भी हमारे मज़ारों की ज़ियारत करेगा या उनके तमासील की ज़ियारत करेगा, गो कि उसने रसूलुल्लाह की मरकद मुतहर की ज़ियारत की। अच्छा, ठीक है, ये नुक्ते नज़र, ये कॉल है इमाम जाफ़र सादिक़। जी जी जी।
और इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं, सूरह मुबारक बकरा दूसरा पारा उसकी दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद नरा तक़ल्लुब फ़िस्समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। अच्छा, ऐसा किबला अता करेंगे कि आप राजी हो जाओगे। ठीक है, ये आयत मुबारका सूरह मुबारक बकरा की दूसरे पारे में ये किस तरफ इशारा कर रही है कि तमासील बनाने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज नहीं है। हाँ, अगर- ये तो फिर जगह-जगह बन जाएगी ना ऐसे। ये आप ना करें कि आप उन्हीं से मांगे, अच्छा, मांगेंगे खुदा वो से। जिसको आप तमासील कह रहे हैं, ठीक लेट है। सपोज हजरत अली का रोजा और फिर ईरान में है और मैं ऐसा ही रोजा यहाँ बना दूं, जी, जी। और बोलो यहाँ भी उन अली ही दफन है, नहीं, या वैसा ही है, ये नहीं इसको बोल चुनो। सकते, ये नहीं, तमसील बना सकते हो। अच्छा, रोजे तमसील की का क्या तमसील मतलब बना वैसी सकते बिल्डिंग बना सकते जी, हैं, जी। वैसी कंस्ट्रक्शन करवा सकते एज द हैं। मॉडल बना सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई शक तो फिर ऐसे मॉडल अगर बहुत सारे बन जाए, जो बन जाए, कोई काबतुल्लाह के कितने मॉडल बनाते हैं, हाजी के में कितने मॉडल हैं, या बाहर कितने मॉडल हैं, चलिए, अगर आप हरम बना रहे- रसूल खुदा के कितने मॉडल बनाए। दुआएं करते हैं, तो काबा वहाँ पे- शरीफ के जितने भी मॉडल बने हुए वहाँ पे हज तो हैं, क्या नहीं होता। लोग जी, वहाँ जाके वहाँ दुआएं हज कर भी रहे नहीं हैं? होता। जी जी, काबा दुआ- तो एक है। खुदा से दुआ कर सकते हैं किसी भी जगह पर, वो तो किसी किसी मॉडल के नहीं, तो पास खड़े मॉडल होकर की तो करे या जरूरत ही नहीं। हाजत ही नहीं है ना। इसमें कोई इश्काल नहीं। इसमें तो देखें, यही तो असल गलती है कि जो है ना वो अपनी उस गलत चीज पे डट जाना और लोगों नहीं, को ये जो है कुरान की गुमराही आयत की है, तरफ चलो, धकेलना। ठीक है। कुरान की आयत ये नहीं है, उसका गलत मतलब, यही तो मैंने अभी क्या कहा कि जो तर्जुमा- हुक्म तर्जुमा जहाँ करो। है हाँ। उसको अरबी वहीं पढ़- लगना अरबी चाहिए। पढ़ के तर्जुमा कहीं का करके हुक्म सुनो। आप कहीं चस्पा कर रहे हैं, कहीं का चलो, हुक्म उसकी आप कहीं तफसीर ही चस्पा, देख लेते हैं। इससे कोई मसाइल का मौलाना, हल थोड़ी मौलाना, होगा। उसकी तफसीर ही देख लेते हैं, फिर आप अभी टाइम नहीं है, इसको चलो, continue अभी टाइम करेंगे नहीं, बाद। फिर कभी चलो, अनवर साहब आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लास्ट आपका मैसेज है, किस क्या हवाले मैसेज से? देंगे अच्छा, नौजवानों को? एक ये चलो, और ये एक बच्चे चीज पूछे, मैं हाँ ऐड जी, ऑन चलो, करती हूँ, चलो। वो ये कि मैं मेनली सारे एंटरप्रेन्योर से बात ही करती हूँ, तो लेकिन कोई भी मुतमईन इसका जवाब नहीं हाँ, देता चलो, जिससे शायद मुतमईन मिल हो। जाए यहाँ से। हाँ। जी। तो यही कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो मेनली टाइकोन्स के और यूथ के बीच में, कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, वो कहती है अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग का ये लेवल किस तरीके से डाउन करें? देखिए, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत है, ठीक पहली है। चीज। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, मैं जो आप जो बात कर रहे हैं मैं बताऊं, यूथ के साथ जो हम वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे अपने यूथ को जो आज की जरूरत है। ओके, मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो मुझे जिस तरह के लोग चाहिए हैं उस तरह के लोग अवेलेबल नहीं है। हम वो That's तालीम the नहीं दे thing, पा रहे that's हैं the बच्चों को। यानी मैं बताऊं, आज के दौर में जो तालीम है वो नहीं दे जा पा रहे, हम उनको वो पढ़ाते हैं, यानी कि अभी तक हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम चल रहा है कि आप किसी भी बच्चे को जो है, कोई भी बीकॉम में पढ़ रहा है, वो रट्टा करके पास होकर आ गया, उस डिग्री की क्या वैल्यू, उसको कुछ आता नहीं है। आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है, और हम लोग कौन सी तालीम दे रहे हैं? हम लोग रोबोट तैयार कर रहे हैं, जितना फीड है इतना बोल पा रहा है। एक और मिसाल, 38 साल का एक बंदा चाइना के अंदर, जिसने जो डीप सीक जो बनाई, 38 साल का Deep बंदा Seek, था, yeah. नई टेक्नोलॉजी के साथ आया, लोग कहते थे फेल हो जाएगा। 200 स्टूडेंट के साथ, एक भी एम्प्लॉय नहीं रखा, 200 स्टूडेंट के साथ उसने ये एप्लीकेशन बनाई जो पूरी दुनिया को हिला दी। use हो एक गया दिन के अंदर अमेरिका में $4 ट्रिलियन का लॉस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। क्या तो बात। मकसद कहने का ये है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस तरह की तालीम देनी चाहिए वो तालीम हम नहीं दे पा रहे। बस, तो जो बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी, वो अपनी जगह सही है। जो कह रहे हैं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहा जिसकी आज की मार्केट को क्या जरूरत है। बात है, बहुत Very खुशी nice. बात की। ऐसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। Welcome. मुझे और हुरैन गौरी को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल इस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।